तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं लूप एंड मैश, नोड एंड जंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, KCL, KVL, मैश एंड नोडल एनालिसिस, जो कि यूनिट 1 में ही है। तो सबसे पहले लूप एंड मैश। द क्लोज्ड पाथ ऑफ ए सर्किट इज नोन एज लूप। एक क्लोज्ड पाथ जो कि एक लूप बना रहा है, तो उसको लूप तभी हम कहेंगे जब वो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पर दोबारा आके ख़त्म हो रहा है, तो हम उसे लूप कहेंगे। द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ ए लूप विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज मैश। ठीक है, अब मैश किसे कह रहे हैं? लूप का ये फॉर्म है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि इस वाले उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो मैश बन रहे हैं। ठीक है, एक मैश ये ए से शुरू किया, इस रेजिस्टेंस पे आए, दूसरे रेजिस्टेंस पे आए, सोर्स पे आए, वापस ए पर आए, तो ये एक मैश बन रहा है। इसी तरीके से बी से शुरू किए, सी पर गए, सी से डी पे आए, डी से वापस बी पे आए, तो ये एक मैश कहला रहा है। लेकिन लूप यहाँ पर 3 बनेंगे। ये एक पहला लूप है, इसको मैं बोलूँगा L1। ये दूसरा लूप है, इसको बोलूँगा L2। और ये तीसरा लूप है जिसे मैं बोलूँगा L3। तो यहाँ पर इस वाले सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 मैश बन रहे हैं, परंतु लूप 3 है, 2 मैश है। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लूप के अंदर लूप हो सकता है, लेकिन मैश के अंदर कोई लूप नहीं होगा। तो यही मुख्यतः लूप और मैश में अंतर है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, नोड और जंक्शन को परिभाषित करते हैं। नोड ऑफ जंक्शन, नोड इज ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, नोड वह बिंदु है, सर्किट का वह बिंदु है जहां पर 2 या 2 से अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़ रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट आपको दिख रहा है, ए पॉइंट पर मुझे 2 एलिमेंट जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन से जुड़ रहे हैं? पहला एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा एक रेजिस्टेंस, तो इसे हम नोड बोलेंगे। ठीक है, अब इधर भी वैसे ही एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स 2 जुड़ रहे हैं, तो इसे मैं नोड बोलूँगा। ठीक है, अब a junction is a point of a network where 3 or more circuit element, 3 or more, 2 or more। ठीक है, तो जंक्शन जहाँ पर 3 या उससे अधिक एलिमेंट्स एक पॉइंट पर जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ इस सर्किट में, तो इस सर्किट में ये बी पॉइंट मेरा जंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से डी पॉइंट भी एक जंक्शन कहलाएगा। जंक्शन और नोड में जनरली कंफ्यूजन रहता है कि नोड किसे कहेंगे और जंक्शन किसे कहेंगे। तो मैं सिंपल रेलवे का उदाहरण देना चाहता हूँ कि भोपाल इस जंक्शन कहलाता है, स्टेशन नहीं, नोड नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि भोपाल से ट्रेनें बनती हैं और ये दूसरे गंतव्य को या दूसरे स्टेशन को जाती हैं, यहाँ से शुरू होकर दूसरे स्टेशन पे जा रही हैं, इसलिए उसे हम जंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं मंडी द्वीप की बात करूँ तो मंडी द्वीप से कोई ट्रेन बन के नहीं जाती है, तो वो एक नोड है जहाँ से सिंपल ट्रेनें पास होकर दूसरे स्टेशन पे जाती हैं। ठीक है, वहाँ से बनती नहीं है। ठीक, तो जंक्शन और नोड। ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्किट में नोड और जंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ ए पॉइंट वेयर करंट इज डिवाइडेड। जंक्शन वो बिंदु है जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पर करंट अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये करंट फ्लो हो रहा है, तो यही सेम करंट यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, जबकि जंक्शन पर करंट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, 2 जगह से आ रहा है और तीसरी जगह जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं जंक्शन कह रहा हूँ। अब यहाँ पर भी वैसे ही करंट इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये 3 करंट है, डिवाइड हो रहा है करंट। ठीक, इसलिए बोलेंगे जंक्शन वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहाँ पर
करंट डिवाइड हो रहा है, बट रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, द एलिमेंट विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, वो एलिमेंट जो एनर्जी, वोल्टेज या करंट किसी सर्किट को दे रहे हैं तो वो मेरे एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। द एक्टिव एलिमेंट्स में बी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, द एलिमेंट विच रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द नेटवर्क इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। ठीक, अब रेजिस्टेंस इसका उदाहरण है, रिसीव्स एनर्जी, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, द पैसिव एलिमेंट में बी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है जिन पे सोर्स देने पर ही वो कार्य करते हैं। ठीक, इसलिए उन्हें हम पैसिव एलिमेंट कह रहे हैं। अगर सोर्स नहीं है तो ये एलिमेंट कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए अगर पैसिव एलिमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिव एलिमेंट ही लगाना होगा, तभी वोल्टेज या करंट उस परिपथ में, उस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम्स, इंडक्टर की हेनरी और कैपेसिटर की फैराड। ये यूनिट मैंने शुरू में आपको बताई थी। ठीक, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने दोबारा दोहराई है। रजिस्टर की यूनिट ओम्स में, इंडक्टर हेनरी में और कैपेसिटर फैराड में मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं KCL। ठीक, तो किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट्स लीविंग ए नोड इज 0 एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी सर्किट में सम ऑफ ब्रांच करंट जो कि किसी जंक्शन से या नोड से निकल रहा है, उसका समेशन या योग हमेशा 0 होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज विच एंटर्स ए नोड मस्ट लीव दैट नोड बिकॉज इट कैनॉट बी स्टोर्ड देयर। ठीक है, अब यहाँ पर नोड पे या जंक्शन पर कोई चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ है, चार्ज स्टोर करने वाला एलिमेंट नहीं है, इसलिए जितने भी करंट आ रहे हैं वो करंट बाहर भी निकलते हैं। सिंस द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इक्वल्स टू 0, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस समेशन मस्ट ऑल्सो बी 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, और करंट कौन कौन से जा रहे हैं? I4 बाहर निकल रहा है, I5 बाहर निकल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? I1, अगर आने वाले करंट को मैं पॉजिटिव लूँगा तो मैं जितने भी आने वाले करंट हैं उनको जोड़ूंगा प्लस साइन के साथ में। I1, I2, I3 ये 3 करंट हैं, और तीनों करंट चूँकि इस नोड पर आ रहे हैं इसलिए इनको जोड़ दिया। अब 2 करंट इसमें से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल रहे हैं इसलिए मैं इनको नेगेटिव साइन के साथ में लिखूंगा, I4 और I5 दोनों माइनस में। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे और इसका समेशन क्या होगा? 0। ठीक, या इसको मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों करंट इस नोड पर आने वाले करंट का मान है, बराबर इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ठीक, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, मतलब नोड पर आने वाले करंट का मान है, और ये आउटगोइंग है, मतलब इस नोड से बाहर निकल रहा है। तो आने वाला करंट का मान जाने वाले करंट के मान के बराबर है। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है।
अब इसका लिमिटेशन क्या है? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर सर्किट एंड यूनिलैटरल सर्किट। अगेन फिर से वही बात है कि ये नॉन लीनियर सर्किट या यूनिलैटरल सर्किट के लिए लागू नहीं होता है। अब ये नॉन लीनियर सर्किट और यूनिलैटरल सर्किट कौन से हुए? जिसमें हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि। ठीक है, जहाँ सेमीकंडक्टर आया मतलब वो नॉन लीनियर हो गया और वो यूनिलैटरल अधिकतर होते हैं। ठीक, उन डिवाइसेस पे या उस एलिमेंट अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पर केसीएल का नियम लागू नहीं होता। केसीएल डज नॉट फॉलो इन सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर हम कहते हैं इसे KVL, शॉर्ट में कहते हैं KVL। तो KVL क्या कह रहा है? KVL states that in any closed loop or path within an electrical circuit, the sum of voltage drop across all the components is equal to the sum of voltage rises. In simpler term, KVL asserts that the total voltage rise across any closed loop in a circuit is equal to the total voltage drop. ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्किट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है, बैटरी लगी हुई है, पोलैरिटी भी आपको दिख रही है, इधर प्लस है इधर माइनस है, करंट का डायरेक्शन इस दिशा में होगा। ठीक, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि टोटल वोल्टेज VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स VT इधर है, फिर उसके बाद 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, इन पे वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3 है, V1 V2 V3। ठीक, तो अलजेब्रिक राइज अक्रॉस एनी सर्किट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज राइज। टोटल वोल्टेज राइज कितना है? VT है, और इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हो रहा है? इस रेजिस्टेंस पे हो रहा है, ये दोनों का मान बराबर होता है। अब इट मीन्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, VT माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही चीज़ है, अंतर एक साइड में कर दिया और कुछ नहीं। KVL is based on principle of conservation of energy and is fundamental for analyzing circuits containing multiple voltage source and component। ठीक है, ये एनालिसिस कहाँ पे KVL का हम इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर एक से अधिक वोल्टेज सोर्स लगे हों और बहुत सारे कंपोनेंट लगे हों। कंपोनेंट जैसे कि रेजिस्टेंस इस वाले उदाहरण में दिख रहा है। इट इज़ कॉमनली यूज टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम बाय सेटिंग अप इक्वेशन बेस्ड ऑन द वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप and applying the law to find unknown voltage। अज्ञात अननोन वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए हम KVL का इस्तेमाल करते हैं। KVL के इस्तेमाल करने पर हमें इक्वेशन मिलती है और इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे अज्ञात या अननोन वोल्टेज का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब आगे मैश एंड लूप एनालिसिस। When the number of branches in a network increase, the earlier method used will be lead to complication। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब बहुत सारी ब्रांच अगर लगा दिए, बहुत सारे कंपोनेंट लगा दिए, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स लगा दिए, तो हम साधारणतः ओम के नियम के अनुसार उनको हल करने में हमें बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसलिए ऐसे किसी सर्किट में अगर मुझे इस्तेमाल करना है, पता करना है नॉन वोल्टेज, तो मैं KVL का इस्तेमाल करता हूँ या KCL का इस्तेमाल करता हूँ। In order to simplify the solution of such network, one of the method is the loop analysis or the mesh analysis method। ठीक है, तो लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस का उपयोग करके मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सर्किट को, फिर उसे सॉल्व करता हूँ, जो इक्वेशंस मिलती हैं उनको हल करता हूँ और इक्वेशन हल करने पर मुझे अननोन वोल्टेज प्राप्त हो जाता है।